हेलो फ्रेंड, चलिए आज का सेकेंड टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइत आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेकेंड टेस्ट लेके आए हैं। टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आज 12 बजे आप लोग की हुई थी, तो जो पहला टेस्ट नहीं दिए हैं वो जाएगा, पहला टेस्ट दे दीजिएगा। उसके आगे टेस्ट 2 कंटिन्यू है। ये फिजिक्स का टेस्ट था, आपको पढ़ने के लिए समय दिया गया था, उसके बाद ये टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, आज रात को ही आपको नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक बता दिया जाएगा, कौन सब्जेक्ट का होगा। तो आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि लास्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जो 90 दिन का टाइम टेबल बना हुआ है वो उसी प्रकार से बना हुआ है कि पूरा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक के आपके एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो इसको फाइनल समझिए और एकदम सीरियस होकर तैयारी कीजिए। 2 दिन आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा, आप पढ़कर टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए फिर तैयार हो जाइए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी। और अभी आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और काउंट करते जाइएगा आपका कितना सही होता है। 1 2 3 करके लिख लीजिए क्वेश्चन का नंबर, जो सही होते जाएगा उसको टिक करते जाइए। लास्ट में कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ताकि बाकी सभी लोग को पता चल पाए कि कितने कितने सभी के क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका रैंक क्या है। ठीक है, तो लाइव चैट नहीं चल रहा है अभी, डायरेक्ट अपलोड हो रहा है ये, तो आप लोग सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते जाएंगे और लास्ट में अपना टोटल नंबर बताएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर आज का टेस्ट नंबर 2 है। सभी लाइक कर दीजिएगा एक बार। रेडी हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए जल्दी से, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है बताइएगा। ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, या पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित होती है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर इसका क्या आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइएगा। आप लोग कितना सही होते जाता है उसको टिक करते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेशित हो जाती है। याद रखेंगे, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी कमेंट करते जाइए कमेंट बॉक्स में नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बताइएगा आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य हैं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। सभी कमेंट कीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए क्लास को, और जो एक बार शेयर कर दीजिए जो शेयर नहीं करे हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कर दिए। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी टेस्ट सीरीज मिस मत करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपके टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट उठाइएगा। सारे टेस्ट सीरीज आप लोग अटेंड कीजिए एकदम सीरियस होकर। ठीक है, और पूरा पढ़ाई करके कीजिए ताकि एकदम कंप्लीट तैयारी आपको पता चल पाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, आंसर नंबर आएगा बी, कूलाम का नियम। ठीक है, याद रखेंगे कूलाम का नियम क्या है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करते जाइए आप सभी आंसर, एकदम सीरियस होकर दीजिए टेस्ट को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे।
यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, दोगुना, चौगुना, एक चौथाई। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फार्मूला याद होगा तो तुरंत बन जाएगा आपको। दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आएगा चौगुना, ठीक है। याद रखेंगे दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे का आपको नोट्स दिया गया था बैच में, जो पढ़े होंगे उनसे बहुत अच्छा बन रहा होगा, ठीक है। पिछले टेस्ट का आप लोग आंसर देख लिए होंगे, 30 में 30 लेके आए हैं, ठीक है, पिंकी करके थे, 30 में 30 आए हैं और बहुत लोग का 20-21 आए थे, तो बढ़िया है। 20 से 25 के बीच आपका आ रहा है 30 क्वेश्चन में, तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन नोट कीजिए। समान आवेशों में होता है, बताइएगा समान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, आसंजन, प्रतिकर्षण, ससंजन। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए पांचवा क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही, समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का। छठवां क्वेश्चन है आज का। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित। जल्दी से बताइए क्या होता है। चलिए इसका भी आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, ऋण आवेशित हो जाती है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है, ऋण आवेशित हो जाती है। जो नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थान के फलस्वरूप होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे। आंसर नंबर आएगा ए, इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। कार की खिड़की बंद कर देंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर आएगा कार की खिड़कियां बंद कर देंगी, ठीक है। आंसर नंबर ए, कार की खिड़कियां बंद कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, करंट नीचे चले जाएगा धरती में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन नोट करेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम। जल्दी से कमेंट कर बताइए किसका नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे क्या आएगा इसका आंसर। Q1/Q2/R² ऐसे करके होता है इसका फार्मूला, तो ये आएगा कूलाम का नियम, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन नोट करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को या विद्युत धारा की प्रबलता को किसको मापते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो
कार्य द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए 10वें क्वेश्चन का। चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर को। ठीक है, याद रखेंगे विभवांतर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि वो गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के अति असंख्य जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? संरचना को। परिनालिका, टोराइड, डोमेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। 12वां का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, डोमेन बोला जाता है। याद रखेंगे, डोमेन जो असंख्य अति सूक्ष्म संरचना होती है अंदर का लौह पदार्थों में, उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं आज आप लोग के लिए। सारे सब्जेक्ट की इसी प्रकार आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आप 2 दिन का टारगेट बना लीजिए। जिस सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा 2 दिन में कंप्लीट कीजिए थ्योरी, जो भी आपके पास नोट्स है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है, बताइए 10 की घात 12 से 10 की घात 15, 10 की घात 15 से 10 की घात 18, 10 की घात 18 से 10 की घात 21, 10 की घात 21 से 10 की घात 24। जल्दी से आंसर कीजिए, एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर सी, 10 की घात 18 से 10 की घात 21। याद रखेंगे डोमेन। ठीक है, लौह अयस्कों में पाए जाते हैं, लौह पदार्थों में। एक डोमेन में 10 की घात 18 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए आंसर। फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, उपरोक्त सभी। 14वां क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। जल्दी से बताइए कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? तो हमेशा याद रखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन लेते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आंसर, सभी को पता होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका भी आंसर है चुंबकीय उत्तर दक्षिण। हमेशा याद रखेंगे चुंबक ही उत्तर दक्षिण दिशा में फैलता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट में तुरंत आंसर देते जाइएगा और नोट करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपका रैंक बताएगी। ठीक है, कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं सामने वालों से, आप पढ़े हैं उसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? जल्दी से बताइए। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, पीतल। जल्दी आंसर कीजिए, 17वां क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर डी, पीतल। याद रखेंगे पीतल, पीतल एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, 18वां क्वेश्चन। स्टील के
चुंबकीय करना कठिन है। स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन है। बताइए क्यों स्टील को हम लोग क्यों चुंबकित नहीं कर सकते? जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे, और लाइक कर दीजिए सभी जितने लोग देख रहे हैं। और कोई ऐसा होगा जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही आप लोग का टेस्ट सीरीज अपलोड हो या लाइव आना हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए 18वां का आंसर कमेंट कीजिए। आंसर नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ठीक है, स्टील को हम लोग चुंबकित नहीं कर सकते, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव टहलता है। देखिए 3 बार क्वेश्चन आ गया, बार बार ये पूछा जाता है घुमा घुमा के, ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ लटकता है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? सभी को पता होगा उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? जल्दी से बताइए। अनुचुंबकीय रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बार बार पूछा गया है। ऑक्सीजन, ठीक है, आंसर आएगा ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है क्योंकि वो गैस है। याद रखेंगे कौन से प्रकृति में अनुचुंबकीय, तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन आएगा आंसर, याद रखेंगे। ये मत देखना कि गैस है बोल के, ठीक है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का है। जब उसका विन्यास बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना के, ठीक है, उससे पता चलता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ठीक है, उससे जोड़ा बना के देख लीजिएगा, 2 4 2 8 8 16 वाला, ठीक है। 1:2 2:2 करके बनाते थे, तो जिसमें 2:2 पूरा हो जाता है वो प्रतिचुंबक होता था, तो वो देख लीजिएगा बा कॉन्सेप्ट आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां लेते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर 21वां का। चलिए इसका आंसर आएगा नाभिकीय विखंडन, ठीक है, याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक जब 2 हल्के छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। जल्दी बताइए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बताइए कौन सा आएगा आंसर? कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, काउंट करते जाइएगा आंसर, लास्ट में बताइए कि कितना सही हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 22वां का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। याद रखेंगे परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम पर आधारित रिएक्टर बनाया था। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए, 23वां का क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन बम। तो देखिए हाइड्रोजन बम काम करता है आपका नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर, नाभिकीय संलयन। जो क्वेश्चन का पता नहीं रहता स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि एक बार बाद में और रिवीजन कर पाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। जल्दी से बताइए, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। याद रखेंगे फर्मी, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर,
नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए 2500 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जो पुराने सेल समूह होते हैं सर्वप्राचीन, किससे नापते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पोटेशियम आगरण विधि, C14 विधि, ठीक है, RASI विधि, सिलिकॉन, यूरेनियम लेड विधि। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 2600 क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आर्गन विधि। ठीक है, याद रखेंगे, प्राचीन सेल समूह की आयु नापी जाती है इससे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताइएगा रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में 27वां क्वेश्चन का आंसर। आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उपरोक्त सभी उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए 28वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम में, रेलवे में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? जल्दी से बताइए। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो नए हो गए एक बार लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी क्लास आपकी अभी टेस्ट सीरीज चलेंगे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी से बताइए 29 का आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आंसर नंबर बी, अल्फा कण। ठीक है, निम्नलिखित ऋणावेशित होते हैं, सॉरी बीटा कण आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण क्या होता है? ऋणावेशित होते हैं। निम्नलिखित में ऋणात्मक आवेश होते हैं बीटा कण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर कमेंट कीजिए आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर जितने ज़्यादा जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 31वां क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टीव चेर, लाल स्ट्रॉस, जिलेट, स्टीव जॉब। इसका उपयोग आप लोग करते हैं, तुरंत आंसर पकड़ लेंगे बॉयस। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे। ऑप्शन नंबर सी, जिलेट। जिलेट का आता है जिलेट गार्ड का, उसी से याद रखेंगे। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। न्यूटन ने, फ़ारेनहाइट ने, प्रिस्टले ने, गैलीलियो ने। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, पारद थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे 33। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। रैमंड सैमुअल टॉमलिंसन, मार्टिन कूपर, चल हुल, टिम बर्नर्स ली। जल्दी से बताइए मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? कमेंट में सभी कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो सभी को पता चलेगा और आप अपना आकलन दीजिए। आप ये समझ के टेस्ट दीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं से भी पढ़ें, अगर आपके ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। ये उद्देश्य होता है टेस्ट सीरीज देने का। क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं बुक से, बट हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपसे बन गया, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बनेंगे। चलिए 33 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, मार्टिन कूपर। याद रखेंगे मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा, रोएंटजन, फैराडे, मैक्सवेल। चलिए इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। 34, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा, ठीक है। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था 1799 में। याद रखेंगे 1799 में बैटरी का आविष्कार हुआ था, वोल्टा ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं कोशिश करूंगा आगे से थोड़ा जानकारी दे पाऊँ सभी क्वेश्चन में नेक्स्ट टेस्ट से, ताकि जिन लोग को थोड़ा सा और डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा लंबा हो जाया करेगा क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनना है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, एजी बेल टेलीफोन, जेएल बेयर टेलीफोन, जेम्स वाट स्टीम इंजन, ठीक है। जेएल बेयर टेलीविजन, ठीक। तो बताइए कौन से गलत है इसमें का, चारों में से? जल्दी से कमेंट कीजिए। 35 का आंसर क्या आएगा? चलिए देख लेते हैं। जेम्स वाट स्टीम इंजन सही है, ठीक है। जेएल बियर टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार ये सही है। एजी बेल टेलीफोन ये भी सही है। डायनामाइट ये गलत है। मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था? तो ये रेडियम का आविष्कार किया था, रेडियम, ठीक है। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था, याद रखेंगे रेडियम का आविष्कार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैडम क्यूरी, ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ, जॉन नेपियर, मैकमिलन, जॉन मैककाडम। जल्दी से चारों में से बताइए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। एकदम अच्छे से याद रखेंगे, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। देखिए एसएससी में आया हुआ है, उसको भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। उसको टाइप करवाने, एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं या आए हुए हैं या आ सकते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36वां के बाद 37, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। 37 सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। याद रखेंगे 37 का सी, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। मैडम क्यूरी का रेडियम था, डायनामाइट दे दिया था तो गलत हुआ था वो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर। जल्दी से बताइए किससे मापते हैं? सभी को पता होगा इसका आंसर। आंसर नंबर डी, पीएच मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, अंतिम पड़ाव की ओर। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से बताइए। पायरोमीटर, वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान, आर्द्रता। जल्दी से कमेंट करके बताइए 39 का क्या आएगा आंसर? 39 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। ठीक है, जो पायरोमीटर होता है वो लगभग 2000 से आपका 200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहता है उसको नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का आविष्कार करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। चलिए अगला लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी को पता होगा इसका आंसर। आंसर नंबर आएगा डी, सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, जो जल में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले ही उसको सूचना मिल जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अब कमेंट करके बताइए किसका कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, सभी कमेंट कीजिए, काउंट करिए। चलिए जल्दी से काउंट कर लीजिए आप लोग किसका कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि सभी को पता चल पाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपका रैंक कितना बन रहा है, आपसे कितने ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। 40 क्वेश्चन है, कम से कम 32 प्लस होने चाहिए सभी के, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका क्वेश्चन कितना सही हुआ। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, और एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा ये आपको आपके बैच में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप बैच से नहीं जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज करके जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको लिंक दे दिया है, लिंक से क्लिक करके आप व्हाट्सएप बैच में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सारी सूचनाएं मिलती है, क्लासेस के नोट्स मिलते आते हैं, बहुत कुछ आपकी जानकारी उसमें मिल जाती है। तो आप व्हाट्सएप बैच में जुड़ जाइए, और एक बार सभी शेयर कर दीजिए, ताकि जब कल नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज हो नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर पाएँ। ठीक है, और आप कमेंट देख लीजिएगा, बाद में एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कितना सही किया। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना आकलन कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जो भी टेस्ट रहेगा फिर बोलूँगा आपको अच्छे से तैयारी कीजिएगा और पढ़ के आइएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ के। आप लोग ये समझिए कि फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल टच पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी, एक बार अपने अपने व्हाट्सएप में जाते जाते स्टेटस में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल पाए। ठीक है, कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके बताइए, और सभी अपना नंबर लिख दीजिएगा कितना सही हुआ 40 में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।